हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मिसेस अनु रॉय आप सभी बच्चों का उड़ान एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। मोर छत्तीसगढ़, इसकी पिछली कड़ी में आपने हमारे पंडवानी की पुरोधा तीजन बाई के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे एक ऐसे शख्सियत जिनकी पहचान केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी सबसे पहचान बनाते हैं। वो कोई और नहीं है, उन्हें हम कला सम्राट के नाम से, संगीत सम्राट के नाम से जानते हैं, जो है हमारे राजा चक्रधर। तो चलते हैं इसकी अगली श्रृंखला में संगीत सम्राट राजा चक्रधर के अनछुए पहलुओं को जानने के लिए। भारतीय संगीत और नृत्य के इतिहास में ऐसे व्यक्तित्व मिलते हैं जिनकी पहचान केवल राज्य सत्ता से नहीं होती बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण से होती है। राजा चक्रधर उन्हीं विभूतियों में से एक ऐसे शासक थे। शासक से ज्यादा उनकी प्रतिष्ठा एक साधक, संरक्षक और रसिक के रूप में बनी, जिन्होंने कला की दरबार की शोभा को सामाजिक प्रतिष्ठा, वैचारिक आधार और सृजनात्मक विस्तार दिया। एक ऐसे युग के परिचायक जिन्होंने छोटे से राज्य रायगढ़ के नेतृत्वकर्ता रहकर उसने शास्त्रीय संगीत, कथक और ताल साधन और सांस्कृतिक विरासत को महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया। कलाकारों, आचार्यों, शिष्यों के बीच ऐसा वातावरण तैयार किया जिसमें परंपरा का सम्मान भी था व नवाचार की गुंजाइश भी। इसलिए वे मात्र राजा नहीं बल्कि सांस्कृतिक नेता भी कहलाए। इनके जन्म की बात अगर की जाए तो स्वतंत्रता पूर्व छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में रायगढ़ नामक छोटी सी रियासत के संस्थापक मदन सिंह के 8वीं पीढ़ी में धर्मप्रवण, प्रजावत्सल, शास्त्रीय एवं लोक कल्याण के संरक्षक राजा भूपदेव के द्वितीय पुत्र के रूप में 19 अगस्त 1905 को गणेश चतुर्थी के दिन रानी रामकुमार देवी को पुत्र स्वरूप इनकी प्राप्ति हुई। नन्हे महाराज के नाम से विख्यात इनके जन्म उत्सव को राजकीय गणेशोत्सव के नाम से प्रारंभ किया गया। यह गणेश उत्सव मेला पूरे देश में विख्यात हुआ, जिसमें हजारों की संख्या में देश के संगीतकार, नर्तक दल, साहित्यकार, पहलवान सभी का आना जाना लगा रहा। आगमन के साथ वे यहाँ कला प्रदर्शन भी करते थे, जिसका चक्रधर पर भी संगीत और साहित्य के प्रति रुचि जागने लगी। बाल्यावस्था यानी कि इन्हें यह शिक्षा पैतृक संपत्ति के रूप में प्राप्त हुई। बाबा घनश्याम पिता भूपदेव कला पारखी थे। चाचा पीपलाल व नारायण सिंह, अग्रज भाई नटवर सिंह ने विधि व तबला और पखावज सीखा था, जिसमें चक्रधर ने अपने चाचा नारायण सिंह से संगीत की प्रारंभिक शिक्षा व प्रेरणा को प्राप्त की। नृत्य की शिक्षा सीताराम से तथा पखावज राजा लक्ष्मण से सीखी। वैभव, अनुशासन, संस्कृति अध्ययन का एक संगम था। केवल सत्ता के उत्तराधिकारी नहीं थे बल्कि संस्कारिक उत्तराधिकारी भी बने। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बड़े भाई नटवर सिंह के साथ राजमहल से प्रारंभ हुई, परंतु 9 वर्ष की उम्र में 1914 में तबला नवाज ठाकुर लक्ष्मण सिंह की देखरेख में प्रतिष्ठित राजकुमार कॉलेज में दाखिला लिया और अपने अच्छे व्यवहार और गुणों के कारण प्राचार्य के प्रिय छात्रों में इन्होंने अपनी पहचान बनाई। 1 वर्ष के प्रशिक्षण के दौरान छूरा जमींदार की बेटी डेरेश्वरी मती से इनका विवाह संपन्न हुआ। शिक्षा ने उनके व्यक्तित्व को कई स्तर पर गढ़ा। वे भाषाज्ञ बने, जिसमें हिंदी, संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, उड़िया का ज्ञान रहा। तो बौद्धिक रुचि से केवल साहित्य प्रेमी ही नहीं बल्कि ग्रंथकार के भी आधार पर अपनी पहचान बनाई। कला साधक और राजा के जीवंत दरबार के आधार पर देखा जाए तो अग्रज की मृत्यु के पश्चात 1924 में राजकीय भार संभालने हेतु इनका राज्याभिषेक किया गया, जिसकी वजह से इनकी दोहरी भूमिका हो गई। एक तो सियासती मर्यादा, उसके साथ कला दृष्टि को संस्थागत रूप देने वाली। आधिकारिक सांस्कृतिक स्रोत कहते हैं कि अपनी लोक हितैषी नीति, विनम्र व्यवहार और कला प्रेम के कारण शीघ्र ही ये जनता के मध्य लोकप्रिय हो गए। कारण था दरबार का बदलाव, कलाकारों का सम्मान, विद्वानों की चर्चाएं, रचनाएं, शास्त्रीय परंपरा जीवित मंच भाषा के रूप में प्रभावित हुई। इनके शासन के समय में दरबार केवल औपचारिक राजसभा नहीं बल्कि नृत्य, संगीत, वादन, अध्ययन और प्रशिक्षण का जीवंत परिसर बना। देश के नामी कलाकार, आचार्य, नर्तक, वादक रायगढ़ आते, विद्वत चर्चा करते, प्रशिक्षण दिए जाते थे। रियाज हेतु अलग और प्रस्तुति देने हेतु अलग स्थल का चयन किया जाता है। राज्य का पहला प्रेक्षागृह भी रायगढ़ शहर में ही बना, जिसमें 300 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था थी।
जो काफी लंबा, चौड़ा और ऊंचा था, ताकि दूर से बैठे हुए दर्शक भी आनंद का अनुभव प्राप्त कर सके। इसमें उत्सव, पर्व, विशेष अवसर पर दरबार के सांस्कृतिक आयोजन का माध्यम बनकर कलाकार और जन सामान्य को जोड़ने का कार्य किया। ये केवल कला शौकीन नहीं, बल्कि मर्मज्ञ विद्वान भी थे। बारीकियों की समझ और परख से ही अपने दरबार में उन्होंने मुनीर खां, करीमतुल्ला खां, आबिद हुसैन, ठाकुरदास, भीखम सिंह, बद्री विशाल जैसे दिग्गज गायक, सितार, तबला और पखावज वादक को अपने दरबार की शोभा में स्थान दिया। न केवल कलाकार, संगीतज्ञ, बल्कि साहित्यकार भी आतिथ्य की शोभा पाते थे। कहा जाता है, सरस्वती पत्रिका के अवकाश के बाद द्विवेदी जी को प्रति माह 50 रुपए की आर्थिक सहायता देकर उन्होंने अपनी उदारता और सांस्कृतिक प्रियता का परिचय दिया। स्थानीय बालकों को शिक्षा देकर अनुराम, जगदीश सिंह, भीखम सिंह जैसे तबला और पखाजक वादक हमें प्रदान किए। कथक के सभी नृत्याचार्य और नर्तक यहीं रहे। कार्तिक राम इनके सबसे प्रिय छात्र थे, जिसे बड़े गर्व के साथ गुणी जने के सम्मुख प्रदर्शन के लिए प्रस्तुत किया करते थे। और चूंकि इनको स्वयं तबला, पखावज के लय, ताल, नृत्य भाषा की गहरी रुचि थी, इसलिए स्वयं तबले पर संगत भी दिया करते थे। इन्होंने न केवल संगीत व कला प्रिय पिता की परंपरा को आगे बढ़ाया, बल्कि स्वयं भी संगीत सभा में सम्मेलन में भागीदारी भी निभाई, जिसके बाद 2 बार भारतीय संगीत सम्मेलन के इन्हें अध्यक्ष जो है वो चुना गया। ये समर्पित कला साधक के साथ साथ उच्च कोटि के विद्वान, संगीत शास्त्र के ज्ञाता, कुशल नर्तक, तबला और सितार वादक भी थे। इनके आमंत्रण पर जयपुर घराने के गुरु पंडित जगन्नाथ तथा लखनऊ घराने के गुरु कालिका प्रसाद तथा उनके तीनों पुत्र अच्छान महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज भी रायगढ़ आए, जिनसे कला प्रेमी ने शिक्षा भी प्राप्त की। सबसे स्थायी और ऐतिहासिक योगदान कथक के रायगढ़ घराने के विकास से जुड़ा हुआ है। इन्होंने एक विशिष्ट शैली को विकसित किया, जो अन्य शैली से पृथक थी, जो किसी परंपरा शैली की नकल नहीं, बल्कि लखनऊ, बनारस, जयपुर और अन्य गुणों से मिलकर बनी एक स्वतंत्र अभिव्यक्ति थी, जिसे रायगढ़ घराना के नाम से पुकारा जाता है। इन्होंने कथक की एक नई बंदिश तैयार की। नृत्य और संगीत के दुर्लभ बंदिश का संग्रह संगीत ग्रंथ के रूप में भी सामने आया, जो मृदंग पर आधारित ग्रंथ मानी जाती है। 1939 में दिल्ली में तत्कालीन वायसराय लिन निथिगो द्वारा देश के समस्त राजा महाराज की उपस्थिति में आयोजित अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन में शिष्य कार्तिक राम और कल्याण के नृत्य में तबले पर संगत देने पर वायसराय तथा दतिया नरेश के द्वारा इन्हें संगीत सम्राट की उपाधि से विभूषित किया गया। इनकी रायगढ़ घराना की जो कथक थी, उसकी शैली की विशेषता थी जटिल लयकारी, परिष्कृत तत्कार, ताल वैविध्य, काव्यात्मक बोल, दृश्यात्मक रचना और तांडव लास्य का संतुलन, जिसमें इनकी भूमिका एक संरक्षक, साधक, प्रयोगकर्ता, सिद्धांत निर्माता और कलाकार समुदाय के आयोजक के रूप में मानी जाती है। लयबद्ध जटिलता शैली में तत्कार और ताल विस्तार और पखावज आधारित छंद विशेष महत्वपूर्ण है। दूसरी बड़ी बात केवल सुनने में प्रभावी नहीं है, बल्कि दृश्य स्वरूप भी अर्थपूर्ण बनाती है, जो शब्दात्मक और काव्यात्मक भावात्मक स्तर पर एक साथ होती है। तांडव लास्य संतुलन में अर्धनारीश्वर स्वरूप अच्छी तरह समझाया गया। शक्ति और कोमलता, वीर्य और भावगति का माधुर्य का समन्वय देखने को मिलता है, जो केवल तकनीकी कौशल तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसे दार्शनिक गहराई भी देता है। ग्रंथ रचनाओं की यदि बात की जाए तो इनका व्यक्तित्व केवल मंचीय कला व संरक्षण तक सीमित नहीं था। अध्ययनशील भाषज्ञ तो थे, ग्रंथकार भी थे। सर्वांगीण विद्वता और रुचि का पता इनकी उन्हीं रचनाओं में देखने को मिलती है। विविध भाषा के ज्ञान उनके सामर्थ्य से संगीतज्ञ की प्रभावी उनकी लेखन में भी साहित्यिक रचनाओं में देखने को मिलती है। इनके प्रमुख ग्रंथों में ताल तोय निधि अत्यंत विस्तृत है, जिसमें ताल सामग्री का संकलन है। नर्तन सर्वस्व जो हिंदी में लिखा गया है, कथक संबंधी व्यापक ग्रंथ है। इसका आधार आचार्य विशाखा दत्त के द्वारा रचित संस्कृत नर्तन रहस्य था, जिसमें नृत्य विमर्श के लेख के अनुसार कथक के अनेक पहलुओं को समेटा हुआ है। नृत्य संबंधी लास्य तांडव अंग का विवेचन रस भाव का गंतर भाव दिखाता है। मूरज पुराण ये मृदंग पर आधारित ग्रंथ है। पुष्पांकर, रागरत्न मंजूषा सभी की वर्तनी और लिपि में अंतर है, परंतु राजा ने सभी का संकलन एक सैद्धांतिक नियमों के अनुसार किया।
इसके अलावा इनकी हिंदी की भी रचनाएं हैं। हिंदी काव्य में वे अपना नाम चक्रप्रिया और उर्दू में फरहत के नाम से लिखा करते हैं। हिंदी साहित्यिक रचनाओं में ताल बल पुरस्कार, अलकापुरी, तिलस्मी माया चक्र, रम्य रास, राजा बैरागढ़िया, काव्य कानन, रत्नहार और मृगनयनी प्रमुख मानी जाती है। वहीं उर्दू में जोशे फरहत और निगाहे फरहत को प्रमुख माना जाता है। इसके अलावा उन्होंने प्रेम की तीर नामक नाटक लिखा, साथ ही शादी की पहली रात। कहा जाता है कि इसका आयोजन उन्होंने मंचन जो है उन्होंने अपनी प्रेक्षागृह में कराया था। जब लोगों को पता चला कि राजा के द्वारा लिखे गए नाटक का मंच पर अभिनय कराया जाएगा तो कहा जाता है कि पूरा रायगढ़ समूह वहां पर आकर समा गया था और जिसकी प्रसिद्धि आज भी लोगों की जबान पर सुनने को मिलती है। उनके रंगकर्मियों में ठाकुर भीखम सिंह जो थे वो राजशाही रंगकर्मी थे जो हमेशा महिलाओं की किरदार की भूमिका को निभाया करते थे। इन्हें पतंगबाजी के शौकीन भी माना जाता है। कुश्ती में भी दिलचस्पी मानी जाती है, इसलिए कुश्ती के पहलवानों को भी संरक्षण दिया करते थे। इनके दरबार में जॉनी मुखर्जी, एस.के. वर्मा जैसे नामी पेंटर भी थे जो पोर्ट्रेट के अलावा पुस्तकों में चित्र निर्माण भी किया करते थे। इन्हें कला साधक कहा जाता है, सांस्कृतिक संरक्षक नहीं, बल्कि मानवीय व्यवहार तथा प्रजा हित के प्रति सजग शासक भी कहलाते हैं। रायगढ़ को इन्होंने प्रशासनिक और सांस्कृतिक दोनों प्रतिष्ठा दिलाकर दूर दूर तक खड़े एक बड़े कला केंद्र स्वरूप पहचान दिलाई। सभी खूबियों की वजह से जल्द ही रायगढ़ इप्टा का जन्म हुआ और रंगमंच के माध्यम से मंजे हुए रंगकर्मी आज हमें प्राप्त होते हैं। महज 42 वर्ष की आयु में ही राजा चक्रधर की 7 अक्टूबर 1947 को निधन हो गया। विशिष्ट योगदान को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश शासन द्वारा भोपाल में चक्रधर नृत्य कला केंद्र की स्थापना की गई। इनकी याद में वर्ष 1985 में चक्रधर समारोह की शुरुआत की जो प्रत्येक वर्ष गणेश उत्सव के समय पर आयोजित की जाती है। इसे चक्रधर नृत्य कला केंद्र द्वारा स्थानीय कलाकारों तथा जन सहयोग के योग से 1986 में शासकीय संरक्षण और मान्यता प्रदान करके आरंभ किया गया। आज यह समारोह राष्ट्रीय महत्व के सांस्कृतिक आयोजन स्वरूप प्रतिष्ठित तो हो चुका है, जिसमें देश के कलाकार भागीदारी निभाते हैं। इसका आयोजन सांस्कृतिक स्मृति का जीवंत रूप है। यह केवल श्रद्धांजलि नहीं बल्कि उस कला दृष्टि का सार्वजनिक उत्सव है जिसे उन्होंने अपने जीवन में सींचा। इनकी विरासत के 3 आयाम माने जाते हैं। पहला, कथक रायगढ़ घराना, इसके स्वरूप में कलात्मक विरासत। दूसरा, ग्रंथ संरचना ताल चिंतन के स्वरूप में बौद्धिक विरासत। तीसरा, कला समर्थ शासन और सांस्कृतिक नेतृत्व स्वरूप में संस्थागत विरासत। आज जब हम कला संस्कृति के संरक्षण की चर्चा करते हैं तब इनका जीवन हमें यह सिखाता है कि संरक्षण केवल पुरस्कार देने से नहीं, राजाश्रय देने से नहीं, बल्कि उनके लिए उचित वातावरण, शिक्षा, कलाकारों का सम्मान, सिद्धांत निर्माण और दस्तावेजीकरण करने से दीर्घ दृष्टि सबकी आवश्यकता देखने को मिलती है। इन्हीं सभी कारणों से उनका नाम सांस्कृतिक इतिहास के अद्वितीय स्थान रखती है। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य के पृथक होने के बाद राजा चक्रधर की स्मृति में प्रति वर्ष कला और संगीत के क्षेत्र में योगदान देने वाले कलाकारों को राज्य स्तरीय चक्रधर सम्मान से सम्मानित किया जाता है। जब भी कभी कला संगीत की बात होती है तो शासकों में राजा चक्रधर का नाम एक संगीत सम्राट के नाम से पुकारा जाता है। आज की इस कड़ी में मैंने उस ऐसे व्यक्तित्व की चर्चा की है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिसे संगीत सम्राट कहा जाता है। न केवल शासक बल्कि संगीत कला प्रेमी के भी नाम से अपनी पहचान बनाते हैं राजा चक्रधर। ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण और शख्सियत के बारे में, ऐसे महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में जिनसे हम अछूते रह गए हैं, उन्हीं सभी को लेकर आप सबके सामने एक बार फिर से उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक यूं ही मेरे साथ बने रहिए। आप सभी को इतने लंबे समय तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारा प्यार और बहुत सारी शुभकामनाएं।